Hello everyone, this is our third lecture and we were continuing the static economy with previous year questions, and this is our third lecture. In this we will take up monetary policy. Let's understand firstly what is monetary policy. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने समझा था व्हाट इज इन्फ्लेशन, और उसी के अंदर मैंने बताया था इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग मतलब 2 से 6% तक जो इन्फ्लेशन का रेट है मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को दी है। तो बेसिकली इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होती है? आरबीआई की। तो मॉनेटरी पॉलिसी भी कौन लेके आता है? आरबीआई। और हमने डिस्कस किया था आरबीआई इसके अंदर जो मनी सप्लाई को मेंटेन करता है, क्योंकि जब मनी सप्लाई किसी भी इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज होती है, मनी सप्लाई का इंक्रीज होना मतलब लोगों के पास ज्यादा पैसा है, मतलब देयर इज अ मोर मनी इन सर्कुलेशन। जब पैसा ज्यादा होता है तो इसका मतलब क्या है? डिमांड ज्यादा क्रिएट होगी इकोनॉमी के अंदर। और हमने डिस्कस किया ही था जब डिमांड ज्यादा होती है तो इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। तो मनी सप्लाई इंक्रीज होने से डिमांड क्रिएट होती है, डिमांड क्रिएट होने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। बट मनी सप्लाई से जो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी होता है, जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है इसका मतलब क्या है? लोगों के पास पैसा है, वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। न्यू गुड्स जो प्रोडक्शन होगी, गुड्स की, सर्विसेज की, किसी भी इकोनॉमी के अंदर, इससे क्या होगा? जॉब्स क्रिएट होंगी इकोनॉमी के अंदर। जॉब ज्यादा क्रिएट होंगी, प्रोडक्शन जो है हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली विद मनी सप्लाई वी कैन ऑल्सो इंक्रीज आर ग्रोथ रेट। जीडीपी बढ़ाई जा सकती है, जीडीपी हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर समझ लिया था। तो मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से दो इफेक्ट्स आते हैं, एक तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा, दूसरी साइड हम जो है ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली जो रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन और ग्रोथ, इसको मेंटेन करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी आती है। पहले क्या होता था, जो है आरबीआई अपनी जो पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन और ग्रोथ के अंदर बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता था, लेकिन इससे अकाउंटेबिलिटी को स्टैब्लिश करना वो डिफिकल्ट था। तो बेसिकली हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को क्रिएट करके इन्फ्लेशन टारगेटिंग को लेके आए, जिसके कारण आरबीआई को बेटर अकाउंटेबल बनाया जा सकता है टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन। कितना टारगेट है? 2 से 6% तक। अब इसके अंदर दो तरह की पॉलिसी होती है, एक होती है एक्सपेंशनरी पॉलिसी, एक होती है कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी। आपको नेम से क्लियर हो रहा होगा, एक्सपेंशनरी मींस एक्सपैंड करना, मतलब मनी सप्लाई को इंक्रीज करना। कॉन्ट्रेक्शनरी में मतलब मनी सप्लाई को कम करना। अब मनी सप्लाई इंक्रीज होने से मतलब क्या है? इन्फ्लेशन रेट को बढ़ा रहे हैं। कॉन्ट्रेक्शनरी मींस इन्फ्लेशन रेट को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्फ्लेशन जो है कैसे कम किया जाता है? थ्रू आरबीआई। बेसिकली इंटरेस्ट रेट को जो है रेगुलेट करके आरबीआई जो है मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करता है। इसको आप समझ सकते हो, सपोज करो जो पॉलिसी रेट है मार्केट के अंदर, इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज कर दिए जाए, इसका मतलब क्या है? बोरिंग या जो लेंडिंग है दैट विल बी डिफिकल्ट। बैंक्स जो है हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे फ्रॉम द कस्टमर्स। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा इसका मतलब लोग लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे मतलब मनी सप्लाई कम कर दी। तो बेसिकली थ्रू इंटरेस्ट रेट्स जो है आरबीआई इन्फ्लेशन को जो है रेगुलेट करता है इन द मार्केट। तो ये क्लियर हो गया। इसके लिए कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कौन से हैं? फर्स्ट आता है क्वांटिटेटिव टूल्स। यहाँ पे बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स को है कम ज्यादा किया जाता है। एक होता है क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर जो क्वालिटी है लैंडिंग की उसको रेगुलेट किया जाता है। जैसे वो लगा सकते हैं कि कितना क्रेडिट राशनिंग कितना होगा, मोरल स्वाजन हो सकता है इसके अंदर। तो बेसिकली क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है कम बन सकते हैं। ये सिर्फ लाइक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आप याद रख सकते हो कि दो तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। मेन आपको फोकस जो करना है वो क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर है। क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर जो है पॉलिसी रेट्स आते हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशंस आते हैं और आते हैं रिजर्व रेशियोज। हम इन तीनों को मेन डिस्कस करेंगे। पॉलिसी रेट के अंदर
फर्स्ट आता है बैंक रेट। जो बैंक रेट है ये बेसिकली वो चार्ज होता है जो बैंक्स जो है चार्ज करते हैं मेनली फॉर द बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है, आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज पता होगा, बिल्स रिसीवेबल या पेबल, उसकी जो डिस्काउंटिंग होती है वो बैंक रेट के ऊपर होती है। एक बैंक रेट हो गया, ये फर्स्ट पॉलिसी रेट है। उसके बाद होता है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ये मेन जो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट टूल्स हैं। अब आपको समझ आना चाहिए कि लिक्विडिटी होता क्या है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कोई भी एसेट जब मनी के अंदर कितनी कितनी जल्दी कन्वर्ट हो सकता है, वो होता है लिक्विडिटी। तो इस लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए दो रेट्स होते हैं, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है कितने पे जो है आरबीआई लेंड करेगा बैंक्स को। अब आपको ये पता होना चाहिए जब लोन जो है दिया जाता है उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है, आपको इंटरेस्ट रेट और प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट करनी पड़ती है। अब आप सोचिए अगर लोन जो है ये महंगा मिलेगा, मतलब रेपो रेट क्या है, इंक्रीज कर दिया। रेपो रेट इंक्रीज कर दिया तो मतलब बैंक्स को क्या पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा वो लोन, तो वो आगे भी हायर इंटरेस्ट रेट पे चार्ज करेंगे। तो फिर वही बात, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। तो रेपो रेट को इंक्रीज करके आरबीआई क्या करने की कोशिश कर रहा है, मनी सप्लाई डिक्रीज। जब मनी सप्लाई डिक्रीज होती है मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन कम। तो आपको समझना है बेसिकली हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन को क्या कर दिया, कम। मनी सप्लाई को क्या करके, कम। कैसे, रेपो रेट को इंक्रीज करके। तो इस पे रेपो रेट का मतलब पता होना चाहिए, द इंटरेस्ट रेट दैट चार्जेस द दैट इज चार्ज बाय द आरबीआई फ्रॉम द बैंक्स। नेक्स्ट होता है रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पे बेसिकली जो आरबीआई जो है कितने पे लोन लेता है बैंक से। अब आरबीआई को वो पैसे की जरूरत नहीं होती, तो ये जो है बैंक्स जो भी पैसा देते हैं टू द आरबीआई वो डिपॉजिट्स के फॉर्म में होता है। तो बेसिकली जैसे बैंक के अंदर हम डिपॉजिट करने जाते हैं, उसके आगे लोन लिया जाता है किसी पर्सन द्वारा, उसी तरह डिपॉजिट फैसिलिटी विद द आरबीआई इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। और इसी के ऊपर जो है आरबीआई क्या प्रोवाइड करेगा, इंटरेस्ट। अब आपको समझना है कि अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो गया इसका मतलब क्या है, आरबीआई ने क्या किया, इसको इंसेंटिवाइज कर दिया बैंक्स को कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है आरबीआई के पास रखो। अगर ज्यादा पैसा जो है आरबीआई के पास रखेगा बैंक्स, मतलब डिपॉजिट्स रखेगा, तो इसका मतलब क्या है, आपने मनी सप्लाई को कम कर दिया, क्योंकि उतना ही कम जो है वो आगे लोन देगा बैंक्स, क्योंकि उसके पास पैसा कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, अगेन इससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो रेपो रेट का मतलब पता होना चाहिए कि बैंक्स जो हैं कितने पे लोन लेते हैं फ्रॉम द आरबीआई। अगर ये इंक्रीज करेगा मतलब लैंडिंग रेट इंक्रीज हो गया, लैंडिंग रेट इंक्रीज हो गया मतलब मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम हो गई है इकोनॉमी के अंदर तो मतलब इन्फ्लेशन कम कर सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंगली अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज किया जाता है मतलब बैंक्स को इंसेंटिवाइज कर दिया टू डिपॉजिट देयर फंड्स विद द आरबीआई, उससे भी मनी सप्लाई कम हो जाएगी। फिर उसके बाद मनी सप्लाई कम हो जाती है तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन कम किया जा सकता है। अब इसी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को फैसिलिटी को आरबीआई ने एक और कॉरस्पॉन्डिंग एक और फैसिलिटी लेके आया है, वो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और कॉरस्पॉन्डिंगली रिवर्स रेपो रेट के लिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसमें भी जो है बैंक्स लोन ले सकते हैं फ्रॉम द आरबीआई, बट ये यहाँ पे बैंक जो है आरबीआई जो है हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है देन द रेपो रेट। डिपॉजिट फैसिलिटी जो है यहाँ पे मोर देन द रेपो रेट जो फैसिलिटी है, आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकता है कौन, बैंक्स डिपॉजिट कर सकते हैं विद द आरबीआई। ये भी जो है रेपो रेट से कम होता है ये रेट, लेकिन ये रेपो रेट से ज्यादा होता है मार्जिनल स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है। अब ये हो गया
हमने डिस्कस किया जो है पॉलिसी रेट्स, बैंक रेट्स होते हैं, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है। रेपो रेट की कॉरस्पॉन्डिंग और फैसिलिटी है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रिवर्स रेपो रेट की है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। उसके बाद आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर बेसिकली जो आरबीआई जो है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उसको बाय और सेल करता है। अब आपको सोचना है, अगर आरबीआई जो है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको बाय करता है, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई बाय करता है, इसका मतलब क्या हुआ? जब हम बाय करते हैं तो पैसा देते हैं, तो मतलब आरबीआई ने जो है मनी दी किसको? पब्लिक को। अब लोगों के पास पैसा गया तो मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी मतलब इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको याद कर सकते हैं इसको, वरना कंसेप्ट के थ्रू इसको ड्रॉ कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो बेसिकली अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई बाय करता है तो मनी सप्लाई इंक्रीज करता है। अगर यही जो है आरबीआई सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब पब्लिक से पैसा आएगा आरबीआई के पास, तो मतलब मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो मतलब इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कम। अब इसके बाद जो है हमने किया था रिजर्व रेशियोज। इसमें दो मेजर रेशियोज होती हैं, एक होती है सीआरआर, होती है एसएलआर। ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का क्या मतलब है कि कुछ पैसा जो है बैंक्स को कैश फॉर्म में किसके पास रखना पड़ेगा? आरबीआई के पास। अब आप सोचिए कि कुछ पैसा जो है, मतलब जो भी डिपॉजिट्स आए आरबीआई के पास, सपोज करो कि हमने 100 रुपए डिपॉजिट किए बैंक्स के पास, उसके बाद जो बैंक्स हैं उसमें से कुछ पैसा जो है आरबीआई के पास डिपॉजिट कर दे इन द कैश फॉर्म, उससे क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि बैंक जो है पहले 100 रुपीज की जगह 80 रुपीज जो है आगे लैंड कर पाएंगे। तो इसको बढ़ा के मनी सप्लाई कम की जा सकती है। सेम सी एसएलआर जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसमें क्या होता है? इसमें कैश जो है विद आरबीआई रखने की जगह यहाँ पे कुछ लिक्विड एसेट्स रखे जाते हैं, बैंक्स अपने पास ही रखता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स को बाय करके। वो मतलब अगर हमने 100 रुपीज डिपॉजिट आया था बैंक्स के पास, उसमें से 20 रुपए के जैसे उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करके अपने पास रख लिया, तो अब भी उसके पास 80 रुपीज ही है आगे लैंड करने के लिए। तो आपको क्रक्स अगर हम डिस्कस करते हैं तो आपको यही याद रखना है कि रेट्स को जो है अगर इंक्रीज किया जाता है, चाहे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसका मतलब क्या होता है? मनी सप्लाई क्या हो गई है? कम, क्योंकि देयर विल बी लेस मनी अवेलेबल विद द आरबीआई, सॉरी बैंक्स, टू लैंड फर्दर। जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशन डिक्रीज्ड। अब आएगा, अगर इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी कम है इकोनॉमी के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रेपो रेट क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब क्योंकि अगर इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी कम है, रेपो रेट कम करके हम क्या करेंगे? मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे, तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। एक तो आपको ये याद रखना है, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट के लिए जो रेट इंक्रीज करके मनी सप्लाई कम की जा सकती है, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कम। उसके बाद आता है, अगर आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करता है, इसका मतलब है कि लोगों के पास क्या जाएगा? पैसा जाएगा, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप ये दो रिलेशन याद रखोगे तो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए आप इतना रिवीजन करके जा सकते हो फॉर एग्जाम, इससे ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये आपको क्लियर हो गया? अब इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ये 2015 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट्स क्या हैं? विच ऑफ द वर्ब आर द कंपोनेंट्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी? फर्स्ट हमने बैंक रेट डिस्कस किया था, जो पॉलिसी रेट्स के अंदर मेजर रेट है बैंक रेट। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये भी हमने डिस्कस किया था, इसके अंदर क्या होता है? बाय और सेल किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई। नेक्स्ट है पब्लिक डेट एंड पब्लिक रेवेन्यू, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फिजिकल पॉलिसी के अंदर डिस्कस करेंगे, ये फिजिकल पॉलिसी के पार्ट हैं। तो बेसिकली 1 एंड 2 आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर। अगेन मैं दोबारा मेंशन करती हूँ, आप कोई भी स्क्रीन पे क्वेश्चन आने के बाद
एक बार उसको पोज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए ताकि आपको ज्यादा हेल्प होगी, और कमेंट सेक्शन के अंदर उसका आंसर मेंशन करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर द करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। हमने डिस्कस किया था जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को दिया गया था। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें आरबीआई का बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है, वो क्या होता है, रेपो रेट। क्योंकि हमने किया था रेपो रेट को इंक्रीज करके क्या किया जा सकता है, मनी सप्लाई कम करके इन्फ्लेशन को डिक्रीज किया जा सकता है। अब यहाँ पे बात की है कि 12 मेंबर बॉडी है ये, इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ द आरबीआई, ये लेकिन 6 मेंबर बॉडी है। तो सेकेंड स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग, आप एलिमिनेट कर सकते हैं सेकेंड। तो बचते हैं ए और सी। फर्स्ट करेक्ट है, लास्ट है इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जो मेजर इन्फ्लेशन टारगेटिंग का गोल जो है किसको दिया गया है, आरबीआई, तो वही उसको चेयर करते हैं। तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो आंसर हो गया ए, वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है 2013 के अंदर। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है बाय और सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन आगे पूछा जा सकता है अगर बाय करता है मनी सप्लाई कम होगी या ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2010, इसमें पूछा है व्हेन द आरबीआई अनाउंसेस द इंक्रीजेस ऑफ द कैश रिजर्व रेट। हमने किया था सीआरआर जो रिजर्व रेशियोज हैं, अगर ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज करने का क्या मतलब है, मनी सप्लाई को क्या कर दिया, कम, क्योंकि देयर विल बी लेस मनी अवेलेबल विद द बैंक्स टू लेंड फर्दर। अब इसमें पूछा है कि हमने किया है इंक्रीज, मतलब लेस मनी होगी टू लेंड। अब यहाँ पे मेंशन किया है कमर्शियल बैंक्स विल हैव लेस मनी टू लेंड। नेक्स्ट है आरबीआई विल हैव लेस मनी टू लेंड, यहाँ पे आरबीआई तो आगे फर्दर लेंड ही नहीं करता, ये गलत है। यूनियन गवर्नमेंट विल हैव लेस मनी, और ए और डी के अंदर इसमें लिखा है मोर, इसमें लिखा है लेस। ऑब्वियसली अगर इंक्रीज हो जाता है तो देयर विल बी लेस मनी अवेलेबल विद द बैंक्स टू लेंड फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011, यहाँ पे पूछा है लोअरिंग ऑफ द बैंक रेट बाय द रिजर्व बैंक। वही याद रखिए, अगर पॉलिसी रेट को इंक्रीज किया जाता है इसका मतलब हो गया मनी सप्लाई को कम करना, अगर लोअर किया जाता है तो मनी सप्लाई को बढ़ाना। तो इसमें यही पूछा गया है मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट और द लेस लिक्विडिटी इन द मार्केट। ऑब्वियसली लोअर किया है तो देयर विल बी मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट बिकॉज बैंक्स विल हैव more funds to lend further, or you can say banks have the funds at the lower interest rate। वो आगे भी lower interest rate पे चार्ज करेंगे तो ज्यादा लोग लोन लेंगे तो मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। मनी सप्लाई का इंक्रीज होने का क्या मतलब है, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी ज्यादा है। ये क्वेश्चन क्लियर है, मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2012, which of the following measures would result in the increase in the money supply। इसमें डायरेक्ट वही पूछा गया है कि किसके थ्रू है हम मनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। ऑपोजिट क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट टाइम कि डिक्रीज कैसे करते हैं। अब है परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। हमने यही डिस्कस किया था, जब आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करता है तो लोगों को पैसा देता है, पैसा देने से मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, डिपॉजिट ऑफ द करेंसी इन द कमर्शियल बैंक्स बाय द पब्लिक। अब लोगों के द्वारा जो है करेंसी को डिपॉजिट कर दिया बैंक्स के अंदर, इससे क्या हुआ है, इट जस्ट लाइक एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट के अंदर शिफ्ट कर दिया, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा मनी सप्लाई के ऊपर। तो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट, बोरिंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर गवर्नमेंट जो है बोरिंग करती है सेंट्रल बैंक से तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा आएगा, वो ज्यादा स्पेंड करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, तो इससे भी क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। ये बेसिकली जो पार्ट है ये फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट का ऑपोजिट हो गया, ये तो आ ही नहीं सकता। और आप नेक्स्ट टाइम ये भी देख सकते हैं कि फर्स्ट और फोर्थ जो है साथ में नहीं आएंगे, ऑल्दो ऐसी ऑप्शन नहीं दी गई है साथ में, तो आप कुछ एलिमिनेट नहीं कर सकते, पता होना चाहिए परचेज होगा या सेल। तो फर्स्ट राइट है एंड थर्ड राइट है, तो आंसर इज सी। जो थर्ड पार्ट है, ऑल्दो आप समझिए कि लोग जो गवर्नमेंट जो है पैसा लेगी ज्यादा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर सकती है, तो मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज किया जा सकता है।
बट ये हम फिस्कल पॉलिसी के अंदर थोड़ा डिटेल के अंदर देखेंगे। ये क्वेश्चन हो चुका है पहले, इंक्रीज इन द बैंक रेट। नो, दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन। इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट 2013 का क्वेश्चन है। मतलब बैंक रेट को इंक्रीज करने का क्या मतलब है? मनी सप्लाई को कम करना। मनी सप्लाई को कम करना मीन्स देयर विल बी अ लेस मनी अवेलेबल विद द बैंक्स टू लैंड फर्दर। लैंड फर्दर के लिए हमने डिस्कस की थी, एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होती है। एक्सपेंशनरी मीन्स एक्सपैंड करना, मतलब मनी सप्लाई को इंक्रीज करना। एक्सपेंशनरी पॉलिसी को जनरली कह दिया जाता है लूज मनी पॉलिसी, और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को कहते हैं हम टाइट मनी पॉलिसी। तो इसके अंदर वही बात की है, अगर इंक्रीज किया है बैंक रेट मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का मतलब होता है टाइट मनी पॉलिसी। So central bank is following a tight money policy. So answer is D. Just 1 second. Next question 2010 का, इसमें पूछा गया है which of the following terms indicates a mechanism used by the central banks for providing the credit to the government. तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। हमने डिस्कस किया था स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के अंदर बेसिकली क्या होता है, बैंक्स जो हैं कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर बाय करके रखते हैं। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? इट जस्ट लाइक जैसे हमने लास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था, शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। फंड्स को रेज करने के लिए कंपनीज शेयर्स इशू करती हैं या बॉन्ड्स इशू करते हैं। बॉन्ड्स के अंदर बेसिकली जैसे बैंक्स लोन देता है उसी तरह बॉन्ड्स को इशू किया जाता है। अब बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है कि लोन आता है, उसी तरह जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करती है। तो जैसे गवर्नमेंट ने 100 लाख का लोन देना है तो वो उसको डिवाइड कर देती है, जैसे 1000 लोगों से लेगा तो उसी बेसिस पे सिक्योरिटीज को इशू कर दिया जाता है। तो बेसिकली एसएलआर के अंदर क्या कर रहे हैं हम, बैंक्स जो हैं सिक्योरिटीज को बाय करके रख सकते हैं, तो मतलब लैंडिंग प्रोवाइड की जा सकती है टू द गवर्नमेंट। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि किसके अंडर जो है क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट को, तो ये हो गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो आंसर इज डी। Second last question, when the Reserve Bank of the India reduces the statutory liquidity ratio, वही reduce किया जाता है रेट, मतलब मनी सप्लाई को क्या किया गया, इंक्रीज। मनी सप्लाई को इंक्रीज किया गया मतलब एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी। इससे क्या होगा, शेड्यूल बैंक्स के पास क्या होगा, यहाँ पे रिड्यूस किया गया है, बैंक्स के पास ज्यादा मनी होगी टू लेंड। थर्ड स्टेटमेंट, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स मे कट देयर लैंडिंग रेट, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा है, सप्लाई जो है ज्यादा हो जाए मनी सप्लाई की, तो वो कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। फर्स्ट है स्टेटमेंट, जीडीपी ग्रोथ ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगी। आपको ध्यान देना है इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं ये 99% ऑफ द स्टेटमेंट जो है इस टाइप की रॉन्ग होती है। ड्रास्टिकली, स्टेडीली इंक्रीज, डिक्रीज। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ब्रिंग मोर कैपिटल, ये एफडीआई से कोई लिंकेज नहीं है इसका। इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम, ऑल्दो यहाँ पे ऑपोजिट स्टेटमेंट है, लिक्विडिटी जो है इंक्रीज होगी। एंड आप और क्या देख सकते हो, ड्रास्टिकली लिखा हुआ है, इसकी वजह से भी आप इस स्टेटमेंट को गलत मान सकते हो, लेकिन ये ऑपोजिट स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था इंक्रीज होगी, लेकिन स्टिल ड्रास्टिकली इंक्रीज होगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन ऑपोजिट स्टेटमेंट जरूर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर, ये 2022 का क्वेश्चन है, इसमें जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है हमने इस क्लास के अंदर डिस्कस नहीं की है, बट लकीली इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, अगर इन्फ्लेशन जो है ज्यादा है, आरबीआई इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब आपको इसके लिए याद करना पड़ेगा, बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्या मतलब होता है, आरबीआई ने पैसा किसको दिया, पब्लिक को, क्योंकि अगर हम चीज बाय करते हैं तो पैसा देना पड़ता है, तो पब्लिक के पास पैसा आया, लोगों के पास पैसा आया मतलब मनी सप्लाई क्या हुई, इंक्रीज।
मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो इससे इन्फ्लेशन क्या होगा, ज्यादा। तो इसका मतलब अगर इन्फ्लेशन को कम करना है तो हमें सेल करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इस क्वेश्चन के अंदर ऑपोजिट स्टेटमेंट लिखी है, इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई आरबीआई इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यहाँ पे लिखा होना चाहिए था सेल, फिर ये स्टेटमेंट सही हो जाती। अब अगर हम इस पे फोकस करते हैं, यहाँ पे सेल लिखा होता तो क्या हो जाता है, ये स्टेटमेंट सही, बट अब क्या है, रॉन्ग। फर्स्ट को एलिमिनेट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। सो आंसर इज बी 2 और 3। ये क्वेश्चन को हम आगे जब एक्सटर्नल सेक्टर को लेंगे तब ये हम सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट के नॉलेज से आप ये सॉल्व कर सकते थे। तो हमने यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो सारे डिस्कस किए हैं। और आप कोशिश करिए कि पहले जो है स्लाइड को पोस्ट करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा फिस्कल पॉलिसी लेंगे हम। थैंक यू।